नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम कक्षा 6 का ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अध्ययन करेंगे। कक्षा 6 की एसएसटी की पुस्तक है। पहला जो पाठ है वो है ब्रह्मांड। अगर आप लोगों ने 7वीं 8वीं 9वीं के अगर चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में से पढ़ सकते हो। करीब करीब पाठ मैंने करवा दिए हैं और इनको अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो भी मैंने चैप्टर डाल रखे हैं। आप पहले पाठ पढ़िए, फिर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी के माध्यम से इनको अगर आप हल करोगे तो पूरी बात आपको आराम से समझ में आ जाएगी। हाँ, तो देखिए हमारा ब्रह्मांड। पहला प्रश्न है, आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूहों को क्या कहा जाता है? तो आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूह को तारामंडल या नक्षत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में? किस नाम से जाना जाता है? तारामंडल या नक्षत्र मंडल। भारत में आसमान में दिखाई देने वाले 7 तारों के समूह को किस नाम से जानते हैं? तो भारत में जो आसमान में 7 तारे एक साथ दिखाई देते हैं उसे सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। सप्तऋषि मंडल को फ्रांस में क्या कहा जाता है? ये देखिए तीनों चारों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो सप्तऋषि मंडल को फ्रांस में है वो सोस्पेन या हत्थे वाली डेगची के नाम से जाना जाता है। सोस्पेन या हत्थे वाली डेगची। और इसी सप्तऋषि मंडल को ब्रिटेन में है वो खेत जुताई वाला हल माना जाता है। और इसी सप्तऋषि मंडल को यूनान में स्मॉल बियर के नाम से जाना जाता है। तो देखो, भारत में जो है जो एक साथ 7 तारे दिखाई देते हैं उसे सप्तऋषि मंडल कहते हैं, जबकि फ्रांस में इसी को सोस्पेन या हत्थे वाली डेगची, ब्रिटेन में खेत जुताई वाला हल और यूनान में स्मॉल बियर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से देखो, ये छोटे छोटे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ध्रुव तारे से किस दिशा का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है? तो ध्रुव तारे को उत्तर दिशा का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। पोल स्टार को हिंदू धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है? पोल स्टार जो है उसको हिंदू धर्म ग्रंथों में ध्रुव तारा कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। आगे देखिए, आकाश में फैले तारे उल्का ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि क्या कहलाते हैं? इन सभी को खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। तारे किन गैसों के मिश्रण से बनते हैं? अच्छा प्रश्न है। ये हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसें हैं उनके मिश्रण से ताराओं का निर्माण है वो होता है। ब्रह्मांड किसका भाग है? ब्रह्मांड अंतरिक्ष का भाग है। विभिन्न तारों, उनके अवशेषों, धूलकणों तथा गैसों का असीमित भंडार क्या कहलाता है? आकाशगंगा कहलाता है। अच्छा प्रश्न है। विभिन्न तारों, उनके अवशेषों, धूल के कणों, गैसों का असीमित भंडार आकाशगंगा कहलाता है। तारों के छोटे समूह को क्या कहते हैं? तो तारामंडल कहते हैं। छोटे छोटे समूह होते हैं उनको तारामंडल। सूर्य के प्रकाश की गति कितनी होती है? तो सूर्य से प्रकाश की गति है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से सूर्य से प्रकाश की गति होती है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश कितनी यात्रा तय करता है? तो एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश है वो 95 अरब किलोमीटर, 95 खरब किलोमीटर है, वो उतनी दूरी तय करता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग का सिद्धांत। कई बार पूछा जाता है प्रश्न। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग का सिद्धांत है। पृथ्वी किस आकाशगंगा का भाग है? पृथ्वी है वो किस आकाशगंगा का भाग है? वो है मिल्की वे, एरावत पथ अथवा दुग्ध मेखला। मिल्की वे, एरावत पथ अथवा दुग्ध मेखला आकाशगंगा है, उसका भाग है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है, ध्यान रखना, सबसे निकटतम। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। धूमकेतु, पुच्छल तारे या का सिर सदैव होता है सूर्य की तरफ होता है। धूमकेतु या पुच्छल तारा होता है उसका सिर सदैव सूर्य की तरफ होता है। पृथ्वी के निकट से गुजरने वाला चर्चित धूमकेतु हेली गुजरा था सबसे नजदीकी से पृथ्वी के। अंतिम बार हेली को कब देखा गया था? 1986 में देखा गया था। अगली बार हेली जो धूमकेतु वो कब दिखाई देगा? ये 2062 में दिखाई देगा। हो सकता है अपन देखें या ना भी देख सकें। पहले 1986 में देखा गया था। अगला देखिए, हेली धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष का अंतर होता है इसमें। 1986 में आया था तो 1962 में आएगा 76 वर्ष का बाद। ग्रह का चक्कर लगाने वाले पिंड उपग्रह कहलाते हैं। तारे चमकते हैं स्वयं के प्रकाश से, ये ध्यान में रखना।
तारे जो चमकते हैं वो खुद के प्रकाश से ही चमकते हैं। सौर परिवार। अब देखिए सौर परिवार का पिता या जनक किसे कहा जाता है? तो सौर परिवार का जनक सूर्य है। कौन है? सूर्य। ठीक है। अगला देखो, सौर मंडल के सभी खगोलीय पिंड किस पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं? वो पथ कहलाता है कक्ष। अपने कक्ष पर घूमते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है। यह सर्वप्रथम किसने बताया था कि सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है? यह बात सबसे पहले किसके द्वारा बताई गई थी? निकोल्स कोपरनिकस ने 1543 ईस्वी में ये बात बताई थी कि सौर परिवार के केंद्र में सूर्य है। आई बात समझ में? अगला देखो, आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा सौरमंडल की आयु कितनी बताई है? तो 460 करोड़ वर्ष आयु बताई है। सौरमंडल को किसने बांध रखा है? तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण ने बांध रखा है, यानी सूर्य से चारों ओर से वो बंधे हुए हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 30 सेकेंड। कई जगह आपको 8 मिनट 22 सेकेंड भी मिलता है। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। प्लूटो से ग्रह का दर्जा कब छीना गया था? 2006 में छीन लिया गया था प्लूटो से उसका ग्रह का दर्जा। आंतरिक ग्रह में कौन कौन से शामिल हैं? आंतरिक ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। जबकि गैस ग्रह किन्हें कहा गया? बृहस्पति और शनि जो ग्रह हैं वो गैसीय ग्रह की श्रेणी में माने जाते हैं। बर्फ दानव की संख्या किन ग्रहों को दी गई है? यानी बर्फ से बने हुए, तो अरुण और वर्ण है, उनको बर्फ दानव की संख्या दी गई है। सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी का सौरमंडल के ग्रहों में कौन सा स्थान है? पृथ्वी का सौरमंडल के ग्रहों में तीसरा स्थान है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का कितना बड़ा है? 5वां बड़ा ग्रह है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी है वो सौरमंडल का 5वां बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड। पृथ्वी पर तापमान बने रहने का कारण वायुमंडल। पृथ्वी के कितने परिमंडल हैं? 4। पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? 71% भाग पर। पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी के समान संघन वातावरण की खोज कहाँ की गई थी? तो टाइटन में की गई थी। टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का। किसका उपग्रह है? शनि का। चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी कितनी बड़ी है? तो 81 गुना बड़ी है। चंद्रमा को अपने कक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है? 29 दिन लगते हैं चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने पर। और चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने पर लगभग 27 दिन लगते हैं। दोनों ही कथन बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा अपने अक्ष पर 29 दिन में पूरी दूरी तय करता है, जबकि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में 27 दिन ही लेता है। मंगल व बृहस्पति के बीच की पट्टी को क्या कहलाती है? ये क्षुद्र या अवतरण ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच की जो पट्टी है वो क्षुद्र ग्रह या फिर अवतरण ग्रह कहलाती है। टूटे हुए तार के रूप में किन्हें जाना जाता है? उल्का पिंड को जाना जाता है। जैसे बीच में रात्रि में किस में तारे टूटते हैं ना, वो उल्का पिंड होते हैं। पखवाड़ा कितने दिनों का होता है? 15 दिनों का। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। जीवंत ग्रह है पृथ्वी को कहते हैं, और नील ग्रह भी पृथ्वी को कहा जाता है, नीला ग्रह जल के कारण। पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच है? शुक्र और मंगल के बीच है। शुक्र और मंगल के बीच है। अच्छे प्रश्न है, छोटे छोटे परीक्षा में पूछे जाते हैं इस प्रकार से। गीजा का महान पिरामिड किस तारे से संबंधित है? ये ध्रुव तारे से संबंधित है। अंतरिक्ष के अध्ययन के प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिले? मिस्र में मिले थे अंतरिक्ष के अध्ययन के सबसे पहले प्रमाण। भारत के द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए पहले कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम था? आर्यभट्ट भेजा था 1976 में। पृथ्वी की सही परिधि की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये इरेटोस्थनेस ने की थी। इरेटोस्थनेस ये पाश्चात्य विद्वान हैं, विदेशी। भास्कराचार्य की रचना सिद्धांत शिरोमणि है। इनकी रचना क्या नाम है? सिद्धांत शिरोमणि। सर्वप्रथम किस भारतीय खगोलवेताओं ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था? तो भास्कराचार्य ने बताया था कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण वह वस्तुओं को अपनी ओर वापस खींचती है। सर्वप्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? वो हॉलैंड नीदरलैंड में हेंस लिपरलिस के द्वारा किया गया था। सबसे पहले दूरबीन का निर्माण। आगे देखिए, आकाश पिंडों को देखने योग्य दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? यह गैलीलियो के द्वारा किया गया था। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए दूरबीन का आविष्कार वो गैलीलियो के द्वारा इटली में 1610 में किया गया था।
देश की सबसे बड़ी दूरबीन मास्ट को कहाँ स्थापित किया गया है? उदयपुर की फतेह सागर झील में एक टापू है, वहाँ पर स्थापित किया गया है। इनमें बड़े टापू को बाबा का बावखड़ा और छोटे को प्यारी भी कहते हैं, फतेह सागर झील में। सवाई जयसिंह ने सौर वेधशालाओं का निर्माण कहाँ कहाँ पर किया था? बहुत बार पूछा जाता है। दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा, यहाँ पर 5 जगह स्थापित की थी। सवाई जयसिंह ने किन 3 यंत्रों का निर्माण किया था? सम्राट यंत्र सबसे बड़ा है, जयप्रकाश और राम यंत्र, इन 3 यंत्रों का निर्माण है वो सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर निकलने के लिए जरूरी प्लाइन वेग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होता है। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह है स्पुतनिक फेस्ट, तात्कालिक सोवियत संघ ने 1957 में छोड़ा था। और भारत का पहला कृत्रिम जो उपग्रह है वह आर्यभट्ट। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित प्राणी कौन सा है? तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित प्राणी लाइका नामक कुतिया को भेजा गया था स्तूपिक सेकंड के साथ में लाइका नामक कुतिया के साथ। ध्यान रखना, इस बात का भी अच्छा प्रश्न है। जीवित की बात करेंगे तो यही आएगा। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? यूरी गागरिन 1961 में गए थे। चंद्रमा पर पहली बार मानव कब पहुंचा? 1969 ईस्वी में अपोलो 11 के द्वारा पहुंचा था। चंद्रमा की जो धरा है उस पर पहली बार कदम रखने वाला अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ये राकेश शर्मा थे 1984 में, जो सोयूज T11 नामक यान से गए थे। ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाले भारत की पहली महिला कौन थी? यह कल्पना चावला थी। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला ये सुनीता विलियम्स। कौन थी? सुनीता विलियम्स थी। और पहली महिला की अगर चर्चा करें तो कल्पना चावला गई थी, परंतु सर्वाधिक समय तक रहने वाली सुनीता विलियम्स थी। इसरो का पूरा नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का गठन कब हुआ, किसके नेतृत्व में? 1962 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में स्थापित हुआ था इसरो। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय जाता है विक्रम साराभाई को। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण 1975 में पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। मंगलयान कब प्रक्षेपित किया गया था? यह नवंबर 2013 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान कब प्रक्षेपित किया था? यह अक्टूबर 2008 में। भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी है? एस्ट्रोसेट अक्टूबर 2015 में स्थापित हुई थी। 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो 1.6 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखिए, पृथ्वी की आकृति है भू आभा अथवा पृथ्वाकार। पृथ्वी का भूमध्यवर्तीय व्यास कितना है? तो भूमध्यवर्तीय व्यास है वो 12,756.6 किलोमीटर है। ध्रुवीय जो व्यास है वो है 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है यह 40,075 है। पृथ्वी की भू आकृतिक आकार का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? जहाँ रिचेर ने 1671 में फ्रांस में लगाया था पृथ्वी की भू आभीय आकार का पता। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से कितना कोण बनाता है? तो 66.5 डिग्री का कोण है वो बनाता है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहाँ खींची गई? तो ये उत्तरी ध्रुव पर खींची गई है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो खींची गई है कर्क रेखा पर। 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वो आर्कटिक वृत्त पर खींची गई है। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है वो दक्षिणी ध्रुव पर खींची गई है। 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा पर खींची गई है। उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा पर है जबकि दक्षिण अक्षांश मकर रेखा पर है। 66 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा आर्कटिक वृत्त पर खींची गई है। उत्तरी गोलार्ध में क्या दिखे? यहाँ पर स्थल भाग ज्यादा है उत्तरी गोलार्ध में। कुल अक्षांश 181 हैं तथा वर्त हैं 179। कुल अक्षांश रेखाओं की बात पूछी जाए तो 181 हैं और वर्त हैं 179। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है अपना भारत देश।
1 डिग्री अक्षांश पृथ्वी के धरातल की दूरी कितनी होती है? तो 11.13 लगभग 111 है, 111 किलोमीटर। 1 सेकंड अक्षांश की कोणीय दूरी है 31 मीटर। भूमध्य रेखा से कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य सूर्य को सीधा चमकने के कारण गर्मी ज्यादा पड़ती है। ये क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इस क्षेत्र को है वो उष्णकटिबंधीय नाम से जाना जाता है। किस नाम से? उष्णकटिबंधीय नाम से। कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त तथा मकर रेखा से अंटार्कटिक जो वृत्त है उसके मध्य तापमान उसके मध्य रहता है तथा वह क्या कहलाता है? तो ये शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। आर्कटिक वृत्त तथा उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिणी ध्रुव के बीच में स्थान ठंडे रहते हैं। इसमें यह होता है शीत कटिबंध। क्या होता है? शीत कटिबंध। भूमध्य रेखा से उत्तरी भौगोलिक वृत्त या फिर दक्षिणी भौगोलिक वृत्त के मध्य की कुल दूरी 90 डिग्री तथा पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर है। इस प्रकार एक गोलार्ध की ध्रुवीय परिधि 20,004 किलोमीटर होगी तथा उसकी आधी अर्थात 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश की दूरी है वो 10,002 किलोमीटर होती है। तो इस प्रकार अक्षांश की पृथ्वी की धरातल से दूरी है वो 10,002/90 माइनस 111.13 किलोमीटर होगी। एक अक्षांश को 60 मिनट में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार 1 सेकंड अक्षांश की कोणीय दूरी पृथ्वी के धरातल से 1.86/60 तो 0.31 किलोमीटर अर्थात 31 मीटर होती है। देशांतर स्थान का विस्तार बताते हैं, जबकि देशांतर होते हैं वो रेखाएं किसी के लिए प्रयोग की जाती हैं। समय ज्ञात करने के लिए ये देशांतर रेखाएं वो प्रयुक्त की जाती हैं, समय को पता लगाने के लिए। देशांतर रेखाएं ध्रुवों को मिलाने के लिए ही रूप में खींची जाती हैं। वो अर्धवर्ताकार रूप में होती हैं, यूं यूं खींची जाती है ना। वो 24 घंटे 360 डिग्री घूमती है। पृथ्वी जो है वो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। अतः हम कह सकते हैं कि 4 मिनट में कितना घूमती है? तो 1 डिग्री देशांतर पर घूमती है। देशांतरों का प्रमुख कार्य होता है जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम ज्ञात करने का। उसके सापेक्ष स्थानीय मानक समय एलएसटी ज्ञात किया जाता है। किसी भी देश से गुजरने वाली देशांतर रेखाओं के आधार पर उनका मानक समय निर्धारित किया जाता है। मानक समय 9-9 होता है। भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मिर्ज़ापुर के पास नैनी नामक स्थान से तय किया गया है। ग्रीनविच में कितना समय आगे? ये 5 घंटे 30 मिनट यानी 5.5 घंटे आगे है अपना समय। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बेरिंग स्ट्रेट, फिजी, टेंगा आदि द्वीपों पर क्यों मुड़ती है? ताकि वहाँ के दिन तिथि भ्रम से मुक्त हो सके। देशांतरों का मध्य का स्थान गोर कहलाता है, ठीक है। अक्षांशों के मध्य का स्थल कटिबंध कहलाता है। 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से मिलती है? तो अटलांटिक महासागर में मिलती हैं ये। 180 डिग्री देशांतर और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा उसको कब माना गया था? 1884 में आयोजित वांशीगठन सभा में उसको मान लिया गया था। ये रेखाएं पृथ्वी में किस में बांटती हैं? पूर्वी और पश्चिमी देशांतरों में बांटती हैं। ग्रीनविच से गुजरने वाली 180 देशांतर रेखा क्या कहलाती है? प्राइम मेरिडियम। लंदन के पास ग्रीनविच नामक स्थान क्या कहलाता है? ब्रिटिश रॉयल वेधशाला। प्राइम मेरिडियम रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में पूर्वी और पश्चिमी देशांतरों में बांटती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है तथा ग्रीनविच रेखा से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच से आगे, पश्चिमी देशों का समय ग्रीनविच से पीछे रहता है। 2 विपरीत देशांतर को जोड़ने से एक ध्रुवीय वृत्त बनता है। उसकी कुल संख्या कितनी है? 180 है। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, जिससे कर्क रेखा पर दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। यह अवस्था क्या कहलाती है? यह ग्रीष्म अयांतरण कहलाती है।
22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। इससे कर्क रेखा पर रात सबसे बड़ी और दिन सबसे छोटे होते हैं, वो शीत अयन कहलाते हैं। 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा की सीधा चमकता है। इससे जो है पूरी धरती पर दिन व रात बराबर होते हैं। 21 मार्च को बसंत विषुवतीय व्रत में और 23 सितंबर को क्या कहलाता है, वो शरद विषुवत कहलाता है। तो 21 व 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है, इसलिए दिन व रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सौर वर्ष सामान्यतः 365 दिन का और लीप वर्ष 366 दिन का होता है। प्रत्येक लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है और हिंदी कैलेंडर में चैत्र मास में एक अतिरिक्त दिन जोड़ा जाता है। लीप वर्ष इसमें विभाजित होता है। प्रत्येक 4 वर्ष होता है वो लीपवां वर्ष माना जाता है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं तो ऐसी स्थिति में सिजिंग का निर्माण होता है, और जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा उसके मध्य में आ जाती है तो ऐसी स्थिति में सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है तथा पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर ही पड़ जाती है। इसे चंद्रग्रहण कहा जाता है। ये हमेशा कब, पूर्णिमा को होता है चंद्रग्रहण, ध्यान रखना, ठीक है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है तो पृथ्वी के कुछ हिस्से पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ये हमेशा कब होता है, अमावस्या को होता है। क्या होता है, अमावस्या को होता है सूर्य ग्रहण। चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। ये दोनों बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व में किस गति में घूमती है, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। पृथ्वी की किस गति से दिन व रात होते हैं, घूर्णन गति से दिन और रात होते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक अंडाकार गति में चक्कर लगाती है। इसे 365 दिन 5 घंटे और 54 मिनट के परिक्रमण या अपनी वार्षिक गति कहा जाता है। उसे पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन और वर्ष परिवर्तन होते हैं, घूमती है ऐसे ऐसे। सर्वप्रथम मानचित्र कहाँ पर बनाया गया था, तो मिस्र में बनाया गया था। सबसे पहले मानचित्र कहाँ पर बना था, मिस्र में बना था। मानचित्रों पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं को किसके द्वारा दर्शाया गया था, तो टोलेमी के द्वारा दर्शाया गया था। नई दुनिया किसे कहा गया, अमेरिका को कहा गया था, कोलंबस ने। अमेरिका की खोज किसने की थी, कोलंबस ने 1492 ईस्वी में की थी। वास्को डी गामा भारत के किस तट पर पहुंचे थे, ये 1498 में केरल के कालीकट तट पर पहुंचे थे वास्को डी गामा। मानचित्र निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, ये पैमाने का प्रयोग है वो किया जाता है। दिशा ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो कंपास का। कंपास से अपन उत्तर दिशा ज्ञान करते हैं ना, वो। अब देखिए, छोटे क्षेत्रों में को बड़ा करके मानचित्र, कौन से मानचित्रों में दर्शाया गया, तो छोटे क्षेत्रों को बड़ा करके वह कैडस्ट्रल और भू संपत्ति को दर्शाया जाता है। विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का संकलन क्या कहलाता है, एटलस होता है ना, जिसमें सभी देशों के मानचित्र होते हैं। दिशा सूचक यंत्रों की सुई हमेशा होती है उत्तर दिशा में। परंपरागत मान्यता वाले चिन्ह में मानचित्र प्रयोग किया जाता है, रूढ़ चिन्हों के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, महाद्वीप और महासागर वैसे अपने कोर्स में नहीं है, फिर भी अपन को ये चैप्टर कर लेना चाहिए, क्योंकि और परीक्षाओं में ये काम आ सकते हैं। तो देखिए, वैसे जो है इसमें रीट में तो ये चैप्टर हटा दिया है, महाद्वीप और महासागर, परंतु फिर भी एक बार देख लेते हैं, 10-5 मिनट लगेंगे। तो पृथ्वी के कितने भाग पर महाद्वीप है, तो 29% भाग पर। पृथ्वी के स्थलीय भाग को कितने महाद्वीपों में विभाजित किया गया है, तो 7 महाद्वीपों में। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महासागर हैं, 71% भाग पर। पृथ्वी के जलीय भाग को कितने महासागरों में बांटा है, 5 महासागर हैं। विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। एशिया पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला है, 30% भूभाग पर फैला है। एशिया अफ्रीका से किसके द्वारा अलग होता है, स्वेज नहर तथा लाल सागर के द्वारा अलग होता है। एशिया के पूर्व में कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर है। एशिया के उत्तर में स्थित आर्कटिक महासागर है। एशिया के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर है। एशिया को यूरोप से अलग करता है यूराल पर्वत या कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, 8,848 किलोमीटर।
विश्व का सबसे नीचे का स्थान है मृत सागर, समुद्र तल से 418 मीटर नीचे है। विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या एशिया में निवास करती है? 60% जनसंख्या निवास करती है और ये 30% क्षेत्र पर फैला हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ये तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार है। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीशिक्यांग है, चाइना में। किस महाद्वीप के बीच में 20 से होकर के तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप से, है ना। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का मरुस्थल है, ये भी अफ्रीका में है। विश्व की सबसे लंबी नदी है वो नील नदी, ये भी अफ्रीका महाद्वीप में ही है। नामीब तथा कालाहरी मरुस्थल हैं वो भी अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित हैं। नील नदी का उद्गम है वो विक्टोरिया झील से होता है। अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एटलस पर्वत है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान किलिमंजारो है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो माउंट देनाली है। विश्व का सबसे बड़ा तथा गहरा गर्त है वो ग्रांड कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है वो सुपीरियर झील है। उत्तरी अमेरिका के महान झील क्षेत्र में कौन सी झीलें शामिल हैं? एरी, ओंटेरियो और मिशिगन है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो एंडीज दक्षिणी अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है वो एकांगुआ है। अपवा के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी नदी है इमेजन नदी है। अपवा क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी है वो अमेजन है दक्षिणी अमेरिका में। विश्व के सबसे शुष्क स्थल है वो आटाकामा है। धरती के फेफड़े अमेजन वन क्षेत्र को कहा जाता है। ब्राजील में पाए जाने वाले कॉफी के बागान है वो उसे फेजेंडा कहते हैं। अंटार्कटिका की खोज सबसे पहले कैप्टन कुक ने 1773 ईस्वी में की थी। अंटार्कटिका पहला कदम है वो 1821 में जॉन डेविस के द्वारा रखा गया था। सबसे ठंडा महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप है। अंटार्कटिका पर जाने वाले प्रथम भारतीय हैं वो डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही हैं, 1960 में गए थे। विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप यूरोप है। यूरोप और एशिया का संयुक्त भाग है यूरेशिया कहलाता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी है। विश्व का सबसे छोटा देश है वो वेलिंगटन सिटी है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया अपने निकटवर्ती द्वीप समूहों से मिलकर के किस नाम से जाना जाता है? वो है ओशेनिया। विश्व की सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार है परवाल ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, मूंगों से बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। विश्व की प्रसिद्ध मेरिनो भेड़ हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया की हैं। जैसे अपन कहते हैं ना चोकला भेड़ को शेखावाटी, वो राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है, भारत की मेरिनो कहा जाता है, वो ऑस्ट्रेलिया की है मूल नस्ल। कालगुल्ली और कुलगारडी ये सोने की खाने हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की मुख्य नदी हैं मुर्रे और डार्लिंग। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार, ठीक है ना। प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त है मेरियाना ट्रेंच, 11,000 किलोमीटर गहरा है। प्रशांत महासागर के तटीय भाग जहाँ सबसे अधिक भूकंप और ज्वालामुखी पाए जाते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं अर्गी मेखला, ठीक है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस आकार की तरह, ठीक है। डागर बैंक व ग्रांड बैंक ऑस्ट्रेलिया की किस प्रकार के क्षेत्र में यह मछली पकड़ने के मुख्य केंद्र हैं? कटकों के लिए कौन सा महासागर जाना जाता है? अटलांटिक महासागर, कटक बहुत है उसमें। विश्व का सबसे लंबा महासागरीय कटक कौन सा है? मध्य अटलांटिक कटक। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग कौन सा है? अटलांटिक महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी के डी अक्षर के समान है। आर्कटिक को प्रशांत महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? बेरिंग जल संधि। आर्कटिक को अटलांटिक महासागर से जल संधि वो डेनमार्क जल संधि जोड़ती है, ठीक है। ये महाद्वीप और महासागर हैं उनसे संबंधित है ये छोटा सा चैप्टर। अब देखिए पर्यावरणीय प्रदेश। सूर्य, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, ध्यान रखना, ठीक है। पूछा जाने योग्य कथन है। पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सबसे अधिक तिरछी कहाँ पर पड़ती हैं? ध्रुवों पर हमेशा तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने तापमान कम होता जाता है।
प्रेषी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु और केरल में है। स्टेपी घास के मैदान यूरोप में है। याक का संबंध किस मरुस्थल से? शीत मरुस्थल लद्दाख में याक पशु पाया जाता है। इस एस्किमो के बर्फ से बने घर क्या कहलाते हैं? इसे इग्लू कहते हैं, एस्किमो से। शील व वायरस किस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव हैं? ध्रुवों पर पाए जाते हैं। दो अक्षांशों के बीच में स्थित विशेष परिस्थितियों वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? कटिबंध के नाम से। रेत के टीले अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? उनको दोहरे भी कहते हैं अपन राजस्थानी भाषा में। हमारा सामाजिक परिवेश देखिए। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती है। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होती है ना। और बालक की प्रथम शिक्षिका माता होती है, ध्यान रखना। ऐसा परिवार जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी सभी साथ रहते हैं उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। जिस परिवार में केवल माता पिता और संतान रहते हैं वो एकल परिवार कहलाता है। वर्तमान में एकल परिवार ही प्रचलित है। परिवार के सदस्यों के बाद हमारे निकट कौन होते हैं? पड़ोसी होते हैं। परिवार के सदस्यों के बाद में कौन होगा? निकट पड़ोसी होता है। तो पड़ोसी से हमेशा मित्रता का भाव रखना चाहिए अपन को। अब देखो हमारे देश में विविधता में एकता कैसे नजर आती है। तो देखिए हमारे देश में चाय के लिए अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पर हैं? तो सबसे ज्यादा चाय असम में होती है। राजस्थान में मुख्यतः कौन सी फसलें उत्पादित होती हैं? ज्वार, मक्का और बाजरा। बिहू किस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का भोगली बिहू। ओणम किस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का। पोंगल किस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्योहार है? तमिलनाडु का। गणगौर और तीज राजस्थान के। छठ पूजा बिहार की प्रसिद्ध है। वैसाखी पंजाब का। और लिट्टी चोखा बिहार का। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। लिट्टी चोखा कहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो बिहार का। ढोकला और खमण कहाँ के प्रसिद्ध व्यंजन है? गुजरात के ढोकला बहुत प्रसिद्ध है। दाल बाटी चूरमा राजस्थान का प्रसिद्ध है। इडली डोसा दक्षिणी भारत में बहुत प्रसिद्ध है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गान जनगण मन है। ठीक है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पशु बाघ है, कभी शेर मत कर देना। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय खेल अपना हॉकी है। मुद्रा अपनी रुपया है। ये है विविधता। हमारे बाजारों में देखो क्या होता है। वस्तु के बदले वस्तु देकर आवश्यकता की पूर्ति करना क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय। ठीक है, ये पूछे जा सकते हैं इकोनॉमिक्स वाले चैप्टरों में। वस्तु के बदले पैसे देकर के आवश्यकता की पूर्ति करना क्या कहलाता है? मुद्रा विनिमय। ठीक है, वस्तु के बदले अगर वस्तु देंगे तो वस्तु विनिमय। वस्तु के बदले अगर पैसे देने पड़ेंगे तो वो होगी मुद्रा विनिमय। वे व्यापारी जो उत्पादक में से बड़ी मात्रा में सामान खरीद कर छोटे व्यापारियों को बेचते हैं उसे खुदरा व्यापारी कहते हैं। क्या कहा जाता है? खुदरा व्यापारी या थोक का व्यापारी, या वो कहा जाता है। थोक में चीज लेते हैं सारी, बहुत सारी। वे व्यापारी जो वस्तु के अंतिम उपभोक्ता को बेचता है वो खुदरा या फुटकर व्यापारी होता है। यानी उपभोक्ता अपन किसी दुकानदार से खरीदते हैं और दुकानदार जिस दुकानदार से खरीदता है वो थोक व्यापारी होता है। भारत के सभी बैंक किसके निर्देश में कार्य करते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश में कार्य करते हैं। एटीएम मशीन का पूरा नाम बहुत बार पूछा जाता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। परिवार के सदस्य के सहयोग से चलने वाले उद्योग कुटीर उद्योग होते हैं ना, छोटे उद्योग, उनको लगभग 20 व्यक्तियों के द्वारा चलाया जाने वाला उद्योग या लघु उद्योग होता है। अगली बात समझ में। इसलिए छोटी छोटी बातें हैं, अक्सर परीक्षा में पूछी जा सकती हैं ऐसे। ठीक है ना। जैसे व्यापारी जिस व्यापारी से बड़े मात्रा में वस्तुएं खरीदते हैं वो क्या कहलाते हैं? थोक व्यापारी। वह व्यापारी जो उपभोक्ता को चीज बेचता है वो खुदरा या फुटकर व्यापारी। सभी बैंक किसके निर्देशन में कार्य करते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के में। वस्तु के बदले मुद्रा देना, पैसे देना क्या कहलाता है? मुद्रा विनिमय। वस्तु के बदले वस्तु देना, वस्तु विनिमय। ठीक है ना। 20 व्यक्तियों द्वारा चलाया जाना उद्योग लघु उद्योग। परिवार के सदस्य चलाते हैं वो कुटीर उद्योग। अब देखिए सहकारिता उपभोक्ता। तो देखिए सहकारिता का मूल मंत्र क्या है? एक सबके लिए और सब एक के लिए। एक प्रथम सहकारी समिति के गठन के लिए कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक होता है? तो कम से कम 15 सदस्यों का होना आवश्यक है, वो होता है। कितने सदस्यों का? 15 सदस्यों का। आई बात समझ में। अब देखिए
एक प्राथमिक सहकारी समिति के गठन में 15 सदस्य। जब कोई व्यक्ति किसी सेवा या फिर वस्तु को खरीदता है क्या कहलाता है? उपभोक्ता। जैसे अपन वस्तु बाजार से खरीदते हैं तो अपन क्या हो गए? उपभोक्ता हो गए। उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा के लिए कौन से कानून का प्रावधान है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया था 1986 में। तो ये अच्छी तरीके से याद रखना क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अगला है उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करने कौन सा कानून है? उपभोक्ता संरक्षण। जिला उपभोक्ता मंच में कितने रुपए की शिकायत दर्ज की जाती है? 20 लाख रुपए तक की शिकायत है। राज्य उपभोक्ता आयोग में कितने रुपए की? 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में कितने रुपए की शिकायत होती है? 1 करोड़ से अधिक की। तो ये तो होता है जिला पर, ये होता है राज्य पर, ये होता है केंद्र में। ये राज्य की राजधानी जयपुर में है। ठीक है। दूसरे की मेहनत को अनुचित लाभ उठाना शोषण कहलाता है। क्रय की हुई वस्तु के अनिश्चित समय अवधि में दोषपूर्ण होने पर वस्तु को बदलकर नया देने का वायदा कहलाता है गारंटी। आती है ना, किसमें कितने समय की गारंटी है। बदल कर देने वाला क्या कहलाता है? गारंटी। और उसको ठीक करने वाला वारंटी। तो क्रय की हुई वस्तु को निश्चित समय में दोष होने पर वस्तु को मुक्त करने वाला वादा कहलाता है वारंटी। यानी उसको ठीक कर देंगे हम, ये होती है वारंटी। और बदल कर देंगे वो होगी गारंटी। ठीक है। सहकारी समिति का पंजीयन कहाँ करवाया जाता है? तो सहकारिता विभाग में करवाया जाता है। ठीक है। ये बातें काफ़ी महत्वपूर्ण। उपभोक्ता संरक्षण कब लागू हुआ था, कौन सी राशि में कहाँ पर शिकायत दर्ज की जाती है, ये चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है। आप प्ले लिस्ट में से पढ़ लीजिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। अब देखो लोकतंत्र। सरकार का कार्य क्या होता है? सभी नागरिकों के लिए कानून बनाना। जब निर्णय लेने की शक्ति अकेले व्यक्ति, राजा या रानी के पास हो तो सरकार की व्यवस्था क्या कहलाती है? वो राजतंत्र कहलाता है। जब जनता अपना प्रतिनिधि निश्चित समय के लिए वोट देकर चुनती है और तथा निर्णय में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि की सहभागिता होती है, उसे क्या कहा जाता है? ये लोकतंत्र है। जब लोकहित को ध्यान में न रखते हुए दूसरों को दबाकर निर्णय लिया जाए तो ऐसी सरकार क्या कहलाती है? तानाशाही। सरकार के चयन हेतु आवश्यक वयस्क नागरिक की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष से अधिक होगा तो वो वोट दे सकता है। अब देखिए बाल अधिकारियों संरक्षण, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। एक प्रश्न पक्का आएगा परीक्षा में। 20 नवंबर 1989 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल अधिकार अधिवेशन के द्वारा बालकों के अधिकारों को 4 रूपों में स्वीकार किया गया तथा भारत की सरकार ने 11 दिसंबर 1992 को सहमति दी थी। तो पूछा जा सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल अधिकारों का कब संरक्षण प्रदान किया? तो 20 नवंबर 1989 को। भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 को। ये अधिकार हैं विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, सहभागिता का अधिकार तथा जीने का अधिकार। 4 अधिकार हैं। इन चारों अधिकारों को याद रखना, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, जीने का अधिकार तथा सहभागिता का अधिकार है। कन्या भ्रूण रोकथाम हेतु सरकार ने कौन सा कानून बनाया था? ये पीसी एंड पीएनडीटी कानून 1994 में बनाया गया था। ये बाल विवाह रोकथाम हेतु सरकार ने कानून कब बनाया था? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 बनाया गया था। बाल श्रम रोकथाम हेतु सरकार ने कानून बनाया था किशोर न्याय अधिनियम 2000 में। ये तीनों चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाल यौन हिंसा के रोकथाम हेतु सरकार ने क्या प्रयास किए थे? लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 बनाया गया था। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। तो ये सारी बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से संयुक्त राष्ट्र संघ से अगर पूछना शुरू करेगा तो 20 नवंबर 1989, भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992। अब 4 कानून हैं, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, सहभागिता का अधिकार और जीने का अधिकार। 4 अधिकार हैं। कन्या भ्रूण का कानून बना था 1994 में, बाल विवाह रोकथाम 2016 में, बाल श्रम रोकथाम हेतु 2000 में बना था ये, और बाल यौन हिंसा की रोकथाम के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में बना था। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है वो 1098। अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। ये चैप्टर अपने जोड़ा गया है रीट में। आगे देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की बात है।
कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पंचायत राज व्यवस्था में कौन से संवैधानिक संशोधन किया गया। 73वां संवैधानिक संशोधन किया गया था ग्राम पंचायतों को लेकर के। कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत शहरी क्षेत्रों में नगरीय स्वशासन की ओर सशक्त बनाया था। 74वें। ये 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में लागू हुई थी। ठीक है। पंचायत राज व्यवस्था, पंचायत के 3 स्तर होते हैं, पहला ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई वार्ड सभा होती है। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। ग्राम पंचायत के क्रियान्वयन के लिए सरकारी कर्मचारी ग्राम सेवक होता है। देखो, राजनीतिक सरपंच होगा और सरकारी ग्राम सेवक होगा, वीडियो जिसको बोलते हैं। ग्राम पंचायत के कार्य कौन कौन से होते हैं, देखिए क्या क्या करेगी ग्राम पंचायत। शुद्ध स्वच्छ पेयजल, सफाई और सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था, सड़क, नलियों, नाली जो होती है, विद्यालय भवन का निर्माण, महात्मा गांधी नरेगा, अन्य रोजगार कार्यक्रमों का संचालन करना, ये मुख्य कार्य। वार्षिक मेलों, हाट बाजारों व मनोरंजन के कार्यक्रमों का आयोजन की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना, जन्म व मृत्यु पंजीयन करना, नए आवासीय भवनों के निर्माण में भूमि आवंटन करना, वृक्षारोपण करना और चरवाह भूमि का विकास व बंजर भूमि के सुधार हेतु प्रयास करना। इसके अलावा ग्राम सचिवालय में ग्रामीणों की सहायतार्थ सरकारी कर्मचारियों सहित सरपंच कब उपस्थित रहता है, ये महीने में 4 दिन। कब कब, 5, 12, 20 व 27 तारीख को सरपंच उपस्थित रहता है ग्राम सचिवालय में। ये तारीखें भी याद रखना, कितने दिन रहता है, ये 4 दिन रहता है। ठीक है। अब देखिए पंचायत समिति के कार्य कौन कौन से होते हैं। अपने क्षेत्र में पंचायतों कार्यों की समीक्षा और पर्यवेक्षण करना कि पंचायतों ने क्या क्या कार्य किया है। किसानों के लिए उत्तम खाद और बीज की व्यवस्था करना, प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करना, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना, ये मुख्य कार्य पंचायत समिति के होते हैं। पंचायत समिति के कार्यों पर सरकारी अधिकारी जो होता है वो खंड विकास अधिकारी, जिसको बीडीओ बोलते हैं। ठीक है ना, बीडीओ। और गाँव में होता है उसको वीडीओ बोलते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, इसको बीडीओ बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है। खंड विकास अधिकारी, जिला परिषद पर मुखिया, जिला प्रमुख होता है, राजनीतिक मुखिया, और पंचायत समिति पर प्रधान होता है। ठीक है। अब देखो जिला परिषद के कार्य कौन से थे। ये ग्राम पंचायतों और सरकार के बीच की कड़ी का कार्य करता है। पंचायत समिति कार्यों में सामान्य देखभाल करती है। संपूर्ण जिले के विकास की योजना भी जिला परिषद के द्वारा बनाई जाती है। जिले में होने वाले विकास कार्यों की समीक्षा और उसका पर्यवेक्षण भी करती है। अब देखिए जिला परिषद के कार्यों के सहयोग के लिए कौन सी सरकारी कार्यकारी अधिकारी होता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ होता है जिला परिषद का। 20,000 से अधिक तथा 1 लाख तक की जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्वशासन की व्यवस्था वो नगर पालिका करती है। 20,000 से 1 लाख तक, 1 लाख से 5 लाख तक की जो जनसंख्या हो जाती है उसकी व्यवस्था नगर परिषद के द्वारा की जाती है। 5 लाख से अधिक जनसंख्या हो जाती है वहाँ पर नगर निगम होता है। ये अच्छे कथन है, पूछे जा सकते हैं कि 20,000 से 1 लाख तक क्या होगी, नगर पालिका। 1 लाख से 5 लाख तक नगर परिषद, 5 लाख से अधिक नगर निगम। अब नगर पालिका का मुख्य अध्यक्ष कहलाता है, नगर परिषद का मुख्य सभापति कहलाता है, जबकि नगर निगम का मुख्य मेयर या महापौर कहलाता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये तीनों शहरी संस्थाओं में, शहरी क्षेत्रों में कार्य करती हैं। ठीक है। इनके मुख्य कार्य होते हैं शहर के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था करना, सड़कों पर रोशनी और सफाई की व्यवस्था करना, जन्म मृत्यु के पंजीयन करना तथा दमकल की व्यवस्था करना, यानी आग वगैरह लग जाए तो वहाँ पर उसकी व्यवस्था करना। ऐच्छिक कार्य हैं सार्वजनिक पार्क बनवाना, स्टेडियम बनवाना, वाचनालय पुस्तकालय के निर्माण करना, वृक्षारोपण करना, दमकल की व्यवस्था करना। मतदाता के द्वारा चुना गया पदाधिकारी निर्वाचित होता है। पदाधिकारी के द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति मनोनीत होता है। अब देखिए जिला प्रशासन और व्यवस्था, यानी अपने कितने जिले हैं, कैसे प्रशासन है। राजस्थान में कितने संभाग हैं, 7 संभाग हैं। राजस्थान के कुल कितने जिले हैं, 33 जिले हैं। अब देखो जिला प्रशासन में अपने जिले के लोगों के लिए क्या क्या कार्य होता है। शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना, भू अभिलेख संधारित करना तथा राजस्व प्राप्त करना, रसद तथा अन्य सामग्री संबंधी व्यवस्था करना, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, यातायात संबंधी व्यवस्था करना, रसद और अन्य सामग्री संबंधी व्यवस्था करना, जिले के विकास के लिए विभिन्न योजना बनाना, उन्हें लागू करना, विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव करवाना, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव व राहत का कार्य करना,
जनता व सरकार के बीच की कड़ी का कार्य करना, पंचायत राज व्यवस्थाओं जिला परिषद के मध्य समन्वय स्थापित करना, ये मुख्य कार्य होते हैं। और जन समस्याओं को सुनना तथा उसका निराकरण करना, ये प्रमुख कार्य होते हैं इनके। जिले में शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? जिला कलेक्टर की होती है। जिले में पुलिस विभाग के निर्देशन का कार्य किसका होता है? पुलिस अधीक्षक का, एसपी का होता है। जिला मजिस्ट्रेट जिला कलेक्टर के अधीन उपखंड स्तर पर कौन कार्य करता है? ये उपखंड मजिस्ट्रेट यानी एडीएम जो होता है ना, वो। जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर जो होता है उसके अधीन जिला स्तर पर कौन कार्य करता है? कार्यपालिका मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, एडीएम वो होते हैं। और एसडीएम भी होता है एक। संपत्ति जमीन जायदाद की खरीद, विवाह, किराया, संविदा संबंधी की श्रेणी में ये दीवानी मामले होते हैं। दीवानी फौजदारी, और फौजदारी में हत्या, मारपीट, चोरी, शांति भंग आदि फौजदारी में आते हैं। भूमि संबंधी विवाद का निर्धारण है, उत्तराधिकारी नामांतरण है, खातादारी का निर्धारण है, वो सारी कार्य हैं वो राजस्व विभाग के अंतर्गत आते हैं। जिले में कितने प्रकार के न्यायालय होते हैं? तो ध्यान रखना 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं। एक तो होता है दीवानी न्यायालय, एक फौजदारी न्यायालय, एक राजस्व वाला। एफआईआर का पूरा नाम प्रत्यक्ष सूचना प्रतिवेदन, अपन लिखवाते हैं ना पुलिस में एफआईआर थाने में, वो होता है प्रथम सूचना प्रतिवेदन। आई बात समझ में? ये है। अब देखो हमारा अतीत कैसा था, यहाँ से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए छोटे छोटे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक एक प्रश्न को गहराई से समझते हुए पढ़े। हमारे अतीत के ज्ञान का भंडार का हमें पता कैसे चलता है? तो शिलालेखों और पुरातत्व सामग्री से। वह स्रोत जो पुराने तथा पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा एकत्रित किए गए उसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। वे प्राचीन स्रोत जो किसी भाषा में लिखे गए साहित्यिक स्रोत होते हैं, वो किसी भाषा में हो। मानव सर्वप्रथम किस धातु की खोज की थी? तो सबसे पहले तांबे की खोज की थी मानव ने। किसकी की थी? तांबे की खोज की थी, ध्यान रखना इस बात का। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर कौन सा खोजा गया था? पंजाब का हड़प्पा खोजा गया था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता में कौन सी स्थल भारत में है? अच्छा प्रश्न है। तो भारत में रोपड़, लोथल, धोलावीरा और कालीबंगा। सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थल पाकिस्तान में? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोटकाजी और चहुंदड़ो, ये सबसे महत्वपूर्ण स्थल सारे के सारे पाकिस्तान में चले गए हैं। वेदों की रचना किस नदी किनारे हुई? सरस्वती नदी किनारे हुई। सरस्वती नदी का उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से है। सिंधु की माँ सरस्वती नदी को कहा जाता है। सिंधु की समकालीन नदी घाटी सभ्यताएं कौन कौन सी हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन मिस्र की नील घाटी सभ्यता, मेसोपोटामी की दजला फरात सभ्यता और चाइना की हुआंगो सभ्यता, ये 3 सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। कालीबंगा सभ्यता स्थल कहाँ? ये हनुमानगढ़ जिले में है। 1961 ईस्वी में 2 टीलों के बीच में ये सभ्यता स्थल खोजा गया था। आहड़ सभ्यता स्थल उदयपुर जिले में ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है। ठीक है। बालाथल और लिगुंड ये उदयपुर में, बालाथल उदयपुर में है, लिगुंड राजसमंद में है। नौह सभ्यता ये भरतपुर में है, इसमें ताम्रयुगीन लोहे की कुल्हाड़ी मिली है। ताम्रयुगीन लोहे की कुल्हाड़ी नौह भरतपुर में मिली है। चंद्रावती सभ्यता सिरोही जिले में स्थित है। पचमता सभ्यता स्थल राजसमंद में स्थित है। गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में कांठल नदी के किनारे स्थित है। गणेश्वर सभ्यता है ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। बोराट सभ्यता जयपुर जिले में महाभारतकालीन अवशेष मिले हैं। तरखान वाला डेरा सभ्यता श्री गंगानगर जिले में खोजा गया स्थल है। सिंधु सभ्यता में से कितने वर्ष पुरानी ईरानी मानी जाती है? 2500 वर्ष पुरानी, वर्तमान से 4500 वर्ष पुरानी मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। आई समझ में? ये सिंधु घाटी सभ्यता से महत्वपूर्ण कथन है, अक्सर ऐसे उठा लिए जाते हैं कि जैसे इनमें से कौन सा भारत में है, कौन सा पाकिस्तान में है। जैसे ये 4 शब्द दिए गए हैं कि रोपड़, लोथल, धोलावीरा और कालीबंगा, इनमें से कौन सा भारत में नहीं है? एक हटा देगा। इनमें से कौन सा पाकिस्तान में नहीं है? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोटकाजी और चहुंदड़ो ये पाकिस्तान के शब्द हैं, पाकिस्तान के स्थल हैं। ठीक है। अब देखिए वैदिक सभ्यता। वेदों के लिखे जाने के आधार पर वैदिक काल कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ये पाठ आप पढ़ सकते हो प्लेलिस्ट में से। सबसे प्राचीन वैदिक सभ्यता सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है ना, सबसे प्राचीन। वेदों में प्रयुक्त होने वाले मंत्र किस वेद में है? यजुर्वेद में है। यज्ञों में पवित्र होने वाले मंत्र किस में है? तो ये यजुर्वेद में है। देवताओं की पूजा के सभी मंत्र किस वेद में मिलते हैं? सामवेद में। भारतीय संगीत कला का उद्भव सामवेद में। चिकित्सा विधि का ज्ञान किस वेद से मिलता है? अर्थवेद से मिलता है। ये अर्थव ऋषि के नाम पर पड़ा था इसका नाम। वेद के कितने भाग हैं? 4 हैं। संहिता, ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषद, ये वेदों के 4 भाग होते हैं। जीवन में
जन्म से मृत्यु तक के संस्करण किस वेद में उल्लेखित किए गए हैं? ये 16वां है, 16 संस्कार हैं, ठीक है, वेदों में, कि अपने 16 संस्कार होते हैं भारतीय संस्कृति के अनुसार। वैदिक संस्कृति में मानव जीवन के कितने आश्रम बांटा है? 4 आश्रमों में, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। वर्ण व्यवस्था का आधार है कर्म। आर्यों ने राजनीतिक जीवन का मूल आधार किसे माना है? कुटुंब को माना है। कुटुंब परिवार होता है। वैदिक संस्कृति में कुटुंब शब्द प्रयुक्त हुआ है परिवार के लिए। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? परिवार के लिए। ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षाओं में। कुटुंबों को मिलाकर क्या बनता है? ग्राम बनता है। ग्रामों को मिलाकर क्या बनता है? विष बनता है। विष का मुखिया विषपति होता है। विष के समूह में किसका निर्माण होता है? जन। जन का मुखिया राजन या जनपति कहलाता है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, ठीक है ना, ध्यान रखना, आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। वैदिक काल में खिल्य भूमि होती है, बंजर भूमि को कहा जाता था। वैदिक शब्द में व्यापारी को पणी कहा जाता था। ऋग्वेद में किस सिक्के का पता चलता है? ये निस्सक सिक्के का पता चलता है। वैदिक सभ्यता में व्यापार की कौन सी पद्धति प्रचलन है? वस्तु विनिमय की पद्धति प्रचलित है। अब देखिए प्राचीन नाम ये पूछे जाते हैं परीक्षा में कि काबुल का प्राचीन नाम क्या था? कुंभा। और कुरुम का प्राचीन नाम कुर्मदा। गोमती का प्राचीन नाम गोमल। स्वस्तु का स्वात। सिंधु का सिंधु। विस्तता झेलम नदी का। अस्किनी चिनाब का। पुरुषणी रावी नदी का। विपाशा व्यास नदी का। शत्रुदी सतलज नदी का। उद्दुस्वती सरस्वती नदी का। ये प्राचीन नाम थे इनके। एक प्रश्न पूछ लिया जाता है यहाँ से कि कौन सी प्राचीन नाम है, तो ये आप याद रखना 10 11 ही हैं। महाजनपद। अब महाजनपदों में से देख ध्यान रखना, एक या दो राजधानी हर परीक्षा में पूछी जाती हैं। कम से कम 2 प्रश्न हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए महाजनपद जन समूह या कबीला जिस स्थान पर निवास करता था उसे जनपद कहा जाता था। यानी जनों का समूह या फिर कबीला होता था, वो जहाँ पर निवास करता उसे जनपद। बड़े जनपदों से छोटे जनपदों के मिलने किसका निर्माण हुआ? महाजनपद का। बड़े जनपद थे उसमें छोटे जनपद मिल गए थे। महाजनपदों की संख्या है 16। 16 महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में मिलती है, जबकि जैन ग्रंथ भुक्ति सूत्र में मिलती है। 16 महाजनपदों की राजधानियाँ अच्छी तरीके से याद रखना, पक्की परीक्षा में 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, मगध की पाटलिपुत्र, काशी की वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती, वज्जी की वैशाली, मल्ल की कुशीनारा पावा, चेदी की शक्तिमती, वत्स की कौशाम्बी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल की ऐश्चित्रपुर और कांपल्य, मत्स्य की विराटनगर, सूरसेन की मथुरा, अस्मक की पोतन, अवंती की उज्जैनी और महिष्मती, कंबोज की राजपुर और गांधार की तक्षशिला। 15-20 बार आप अगर रिवीजन करेंगे तो ये सारी की सारी राजधानी आपको याद हो जाएंगी और परीक्षा में पूछी भी जाएंगी, ठीक है। तो देखिए महाभारत काल में किस महाजनपद को पांडवों का अज्ञातवास व्यतीत हुआ था? तो मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर में पांडव आए थे। महाजनपद काल का सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था? तो काशी सबसे शक्तिशाली जनपद माना जाता है। महाभारत काल का सबसे शक्तिशाली अगर जनपद की चर्चा करें तो काशी सबसे शक्तिशाली महाजनपदों की श्रेणी में माना जाता था, ठीक है। अच्छी तरीके से याद रखना, काशी की राजधानी भी पूछी जा सकती है, तो अच्छी तरीके से याद होगा वाराणसी। रामायण काल में किस महाजनपद की राजधानी अयोध्या को बताया गया? कौशल की राजधानी अयोध्या। बौद्ध काल में कौशल की राजधानी बताया गया है श्रावस्ती। महाभारत के उल्लेख में राजा शिशुपाल का संबंध किस महाजनपद से था? तो चेदी से था। सूरसेन के किस राजवंश में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था? तो यादव राजवंश में। तक्षशिला महाविद्यालय किस जनपद का एक अंग था? तो गांधार जनपद का। महाजनपद काल के राजा को क्या कहा जाता था? गणपति। भारत का प्रथम विशाल साम्राज्य महाजनपद था मगध, ठीक है। मगध की संयुक्त सेना, मगध की सेना में महत्वपूर्ण अंग थे हाथी। मगध की सेना के महत्वपूर्ण अंग क्या थे? हाथी थे। और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मगध की प्रथम राजधानी गिरिवज्र थी। मगध राज्य के उत्थान और समृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण किसका योगदान था? अजातशत्रु का। किस वंश के शासकों ने मगध की सेना में वृद्धि हुई? तो नंद वंश के शासकों में। नंद वंश के शासन के पतन का मुख्य कारण अतिरिक्त कर था, यानी जनता पर बहुत ज्यादा कर लगा दिया था। नंदवंश पर मगध का, नंदवंश के बाद में मगध का राज्य है राजा जो चंद्रगुप्त मौर्य बना था, इसने घनानंद को पराजित किया था चाणक्य की सहायता से। अब अगला देखिए मौर्य और गुप्तकालीन।
ये भी जोड़ा गया है अपने। तो देखिए मौर्य का शासनकाल, मौर्य काल का शासनकाल रहा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक रहा था मौर्यों का शासनकाल। अगला देखिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना महत्वपूर्ण योगदान आचार्य चाणक्य यानी विष्णुगुप्त का रहा था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के समय किस राजा का शासन था? घनानंद का शासन था। आचार्य चाणक्य कहाँ पर अध्यापन कार्य करवाते थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। चाणक्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र थी, राजनीति विज्ञान से संबंधित थी, ध्यान रखना। चाणक्य की अन्य किस नाम से जाना जाता था? चाणक्य को कौटिल्य के नाम से जाना जाता था। सिकंदर के किस उत्तराधिकारी को चंद्रगुप्त ने बुरी तरह से पराजित किया था? सेल्यूकस ने पराजित किया और कार्नेलिया से हेलेना से विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। 500 हाथी दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। मैग्निस्थ किसके शासनकाल में मगध में रुका था? चंद्रगुप्त मौर्य काल में सेल्यूकस के राजदूत के रूप में मैग्निस्थ आया था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका, वो पूछी जाती है परीक्षा में। चंद्रगुप्त के जीवन के अंतिम समय में अपना गुरु किसे बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म के भद्रबाहु को अपना गुरु बनाया था और श्रवण बेलगोला जो कर्नाटका में है वहाँ पर अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर अपना करके सुलेखना पद्धति से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण है वो त्यागे थे। ठीक है, श्रवण बेलगोला कर्नाटका में। सुलेखना पद्धति का मतलब होता है जीवन के अंतिम दिनों में खाना पीना छोड़ दिया था। किस मौर्य शासक ने को अमित्रघात कहा जाता है? तो बिंदुसार को। ये बिंदुसार भारत का पहला सिजेरियन बालक भी माना जाता है। सिजेरियन का मतलब ऑपरेशन से पैदा हुआ बालक, पहला। ठीक है, सम्राट अशोक व उसके शिलालेखों में नाम आता है देवनाम प्रिय दर्शी, यानी देवताओं को प्रिय लगने वाला। ठीक है, अशोक मौर्य के शासन का सम्राट कब बना था? 269 ईसा पूर्व में बना था। किस युद्ध के नरसंहार से सम्राट अशोक के हृदय में परिवर्तन हो गया और उसने युद्ध के नए करने की प्रतिज्ञा ली थी? तो ये कलिंग का युद्ध किया था सम्राट अशोक ने। उसमें हुए रक्तचाप को देख करके अशोक ने युद्ध नहीं करने की प्रतिज्ञा ले ली और धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया था। अशोक ने अधिकांश अभिलेख किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। सम्राट अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि। अशोक की अच्छी शिक्षाएं किस नाम से चर्चित हुई थी? अशोक का धम्म यानी धर्म। बौद्ध धर्म की कौन सी गोष्ठी सम्राट अशोक के काल में संपन्न हुई? पाटलिपुत्र तृतीय संगोष्ठी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सिंहल यानी श्रीलंका किसको भेजा था? अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यवन देश में किसको भेजा था? महारक्षिता को भेजा था। सम्राट अशोक ने धर्म का प्रचार करने के लिए उत्तरी कनाडा में रक्षित को भेजा था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए स्वर्ण भूमि यानी पोंगु देश किसको भेजा था? सोन और उत्तरा को भेजा था। मौर्य साम्राज्य के पतन का सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ा साम्राज्य किसका रहा? कुषाणों का रहा था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के बाद में प्रमुख कुषाण शासक कौन थे? कनिष्क थे प्रमुख कुषाण शासक। ठीक है, गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? चंद्रगुप्त। यह मौर्य नहीं, ये चंद्रगुप्त है, गुप्त का, श्रीगुप्त का बेटा। किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ करके उसकी समृद्धि में अश्व चित्रित सिक्के चलाए? चंद्रगुप्त ने चलाए थे। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिशरण जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे। किस गुप्त शासक को वीणा वादन का शौक था? तो चंद्रगुप्त को ही था। किस गुप्त शासक में विक्रमादित्य के नाम से जाना गया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने समकालीन किन विदेशी आक्रमणकारियों को परास्त किया था? तो शकों को पराजित किया था। किसने अपनी विजय अभियानों के बाद में कैलेंडर चलाया था? विक्रमादित्य ने विक्रमी संवत चलाया था। विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे, देखो, महाकवि कालिदास, धनवंतरी, कृष्णपद, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट और घटपरक, वराहमिहिर और वररुचि। ये विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। कौन सा चीनी यात्री विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था? तो फाहियान आया था। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त वंश को कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है, ध्यान रखना इस बात का। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। देशी व्यापारियों के लिए प्राचीन भारत में कितने पथ थे? 2 पथ थे, एक तो उत्तरापथ और एक दक्षिणापथ। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देखिए उत्तरापथ का उल्लेख ताम्रलिपि बंगाल में था, जो पाटलिपुत्र, वैशाली, कुशीनगर, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, कश्मीर और पुष्पलावती, अफगानिस्तान और काबुल से पल्ब तक जाता था उत्तरापथ, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। हमारी सांस्कृतिक विरासत
अब देखिए हमारी संस्कृति क्या क्या विरासत है। अस्थियों के ऊपर मिट्टी के व ईंटों के बनाए जाने वाले अर्धवृत्ताकार टीले क्या कहलाते हैं? स्तूप। बौद्ध धर्म में होते हैं ना स्तूप। बुद्ध के अवशेषों को कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में बांटा है। अमरावती का स्तूप कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। बरहूत का स्तूप कोलकाता संग्रहालय में है। गुफा में पूजा करने हेतु निर्मित ठोस स्तूप चैत्य कहलाते हैं। ये भिक्षुओं का रहने का स्थान है, वो विहार कहलाते हैं। बौद्ध विहार होते थे ना वो। चैत्य तथा विहारों की मुख्य विशेषता है कि इनकी दीवारों पर चित्र और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जातक कथाओं का चित्रण मिलता है। तथा अजंता जो गुफा है कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के बाघोरा नदी की घाटी में स्थित है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं कितनी हैं? कुल 29 गुफाएं हैं, इसमें 5 चैत्य हैं। ठीक है। 490 ईस्वी के बाद में अजंता को छोड़कर सब कहाँ चले गए थे? एल्लोरा चले गए थे। स्थानीय भाषा में वेल्लूर कहा जाता है इसको, एल्लोरा को। ठीक है। ये दोनों ही महाराष्ट्र में, अजंता और एल्लोरा। भारतीय मूर्तिकला का वास्तविक स्वरूप कब प्रारंभ हुआ था? मौर्य काल में हुआ था। सारनाथ का अशोक स्तंभ में कितने शेर हैं? 4 शेर हैं, ध्यान रखना इस बात का। अशोक स्तंभ के आधार पर कौन कौन से जानवर उल्लेखित हैं? तो बेल है, घोड़ा है, हाथी है और शेर है। अपन ये सोचते हैं कि शेर तो सामने है, जबकि नीचे भी है। ध्यान रखना, बेल, घोड़ा, हाथी और शेर है। भारतीय कला के इतिहास के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? गुप्त काल को। अब देखिए प्रमुख पुस्तकें ये अक्सर पूछी जाती हैं। जैसे विष्णु शर्मा ने कौन सी लिखी? पंचतंत्र। कालिदास के प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, ऋतुसंहार और कुमार संभोग। शूद्रक की मृगझट्टिम, अमर की अमरकोश, सम्राट हर्ष की रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शी का ये तीनों नाटक लिखे थे सम्राट हर्ष ने, हर्षवर्धन ने। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र लिखा था। यही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी हर्ष की नहीं है? अपन सोचते हैं हर्षचरित्र तो हर्ष ने लिखा होगा, जबकि बाणभट्ट की है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में कवि थे। इलगारे आदिगल इसकी है शिल्पादिकर्म तमिल भाषा में, और शीतले सतनार मणिमेखलई ये तमिल भाषा में है दोनों। आयुर्वेद का ग्रंथ है चरक ने लिखा था। शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है अपन को सुश्रुत संहिता में। आर्यभट्ट की रचना आर्यभट्टिम। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक में क्या संग्रहित है? भिक्षुओं के लिए नियम। और सूत पिटक में है भिक्षुओं के लिए शिक्षाएं। बौद्ध ग्रंथ हैं अभिधम पिटक में संग्रहित हैं दार्शनिक और सांसारिक ज्ञान के विषय। तमिल भाषा में लिखा गया साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। ये अच्छे कथन हैं, 3-4 परीक्षा उपयोगी कथन है, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से अपने संपूर्ण जो छठी क्लास की पुस्तक है उसका अध्ययन किया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम का चैनल है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।